नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ अली मतार। और शुरू करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। और बड़ी खबर आ रही है रुपेश हत्याकांड से जुड़ी हुई। न्यूज़ 18 आपको बता रहा है कि रुपेश हत्याकांड आखिर क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या वजह थी, ये हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि रुपेश हत्याकांड की वजह रोडरेज बताई जा रही है। रोडरेज की वजह से रुपेश की हत्या की गई है और यह जानकारी न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले बता रहा है। अब से थोड़ी देर बाद पटना के एसएसपी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और एसआईटी क्या कुछ साक्ष्य जुटा पाई है वो तमाम चीजें प्रेस के सामने रखेंगी। लेकिन उससे पहले एसआईटी के एक आला अधिकारी ने न्यूज़ 18 को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जानकारी यह निकल कर आ रही है कि रोड रेज की वजह से रुपेश की हत्या की गई। अपराधी पहले रुपेश के घर की रेकी करते हैं। रुपेश कब एयरपोर्ट जाते थे, एयरपोर्ट से घर के लिए कब निकलते थे, इन तमाम चीजों की रेकी की जाती है। उसके बाद प्रोफेशनल जो शूटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे क्या कुछ खुलासा हो पाया है, क्या कुछ साक्ष्य एसआईटी अब तक जुटा पाई है इस हत्याकांड को लेकर? इस मामले में न केवल एसआईटी लगी हुई थी पटना पुलिस की, बल्कि इस मामले में एसटीएफ, सीआईडी, तमाम जो विंग्स है उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। और आज न्यूज़ 18 पर सबसे पहले जो कारण है उसका खुलासा हुआ है। जो पुलिस सोर्सेस है उनसे जो जानकारी मिली है कि रोड रेज में इस घटना को अंजाम दिया गया था और सरदार पटेल चौक है, ये एयरपोर्ट से रुपेश के घर जाने में बीच में ये पड़ता है। और जो पुलिस अधिकारी हैं, एक पुलिस अधिकारी से जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने बताया है कि नवंबर में ही रोड रेज की घटना हुई थी और नवंबर में उन रोड रेज की घटना हुई और उसके बाद इतने दिनों के बाद उनकी हत्या की गई है। यानी लगातार रेकी की जा रही थी और मामूली से विवाद पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन अब तक जो पुलिसिया जांच है उसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस घटना को लेकर कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं रची गई थी और केवल रोड रेज के कारण ही उनकी हत्या कर दी गई है। तो अब पुलिस इस थ्योरी पर लगभग काम पूरा कर चुकी है। कुछ एक अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लेकिन जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि दोपहर बाद पटना पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। संजय, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ रोडरेज की घटना और उसके बाद घर की रेकी की जानी, प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल करना, क्या कहीं से भी यह मुनासिब लगता है कि रोडरेज की घटना की वजह से ही इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा या पहले कोई और भी कड़ियां इससे जुड़ सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस मामले में कई क्लू सामने आए थे। इवन आपने सुना होगा कि सूबे के डीजीपी ने कहा था कि एयरपोर्ट का पार्किंग विवाद भी एक मसला हो सकता है इस हत्याकांड को लेकर। इसके अलावा जो कई जिलों में उनके जो रिलेटिव्स हैं वो लगातार कांटेक्ट ले रहे थे कई विभागों के, पटना से भी। तो ये भी मामला सामने आया था कि ठेके विवाद के कारण ही उनकी हत्या की गई है। तमाम जो दूसरे पहलू थे, पैसे का लेन देन, क्योंकि ये भी बात सामने आ रही थी कि कई जगहों पे आर्म्स लाइसेंस जो है वो दिलवाने का देख के लिए वो पहल करते थे। तमाम तरह की जो बातें थी उस थ्योरी पे पुलिस काम कर रही थी। जितनी भी विंग्स इसमें लगी हुई थी उसके अपने अपने एंगल आ रहे थे सामने और ये एंगल एक दूसरे जो एजेंसियां थी मेल नहीं खाती थी। लिहाजा एक बार तो पुलिस अधिकारियों को ये करना पड़ा। सवाल ऐसे में ये उठता है कि इससे पहले की तमाम थ्योरी भी एसआईटी ने, पटना पुलिस ने ही सामने रखे थे और अब रोड रेज का खुलासा किया गया। लेकिन आधार क्या है, किस ग्राउंड पर पुलिस की तहकीकात, एसआईटी की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये पूरा का पूरा मामला जो है सिर्फ रोड रेज से जाकर जुड़ जाता है? देखिए, पुलिस निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो सीसीटीवी फुटेज है, जो पुलिस सोर्सेज से जानकारी मिली है, जो सीसीटीवी फुटेज है उस आधार पर, चूंकि जो रोड रेज की घटना हुई थी वहां पर जो जानकारी मिली है पुलिस सोर्सेज बेसिस पे, उसके अनुसार कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था रोड रेज के दौरान। दोनों पक्ष के बीच केवल तू मैं तक वह घटना जो है वो सिमट कर क्या परिवार अब इस थ्योरी को स्वीकार कर रहा है? क्योंकि देखिए, इससे पहले जिस तरीके से जो तमाम थ्योरियां सामने आई उस बाबत रुपेश सिंह की छवि को लेकर परिवार ने बार बार सवाल खड़े किए। तो क्या इस थ्योरी के सामने आने से पहले जितना नुकसान परिवार को मानसिक तौर पर हुआ, क्या ये माना जाए कि इस थ्योरी को परिवार बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेगा? देखिए विवाद, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इस पूरे मामले का, अभी न्यूज़ 18 के पास ये जानकारी है, जो अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई कि रोड रेज के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। आधिकारिक तौर पर जब ये बयान आएगा पुलिस अधिकारी का तो निश्चित तौर पर उनसे ये सवाल किया जाएगा कि केवल एक रोड रेज के कारण क्या किसी की हत्या हो सकती है, और अगर पुलिस ने ये कारण खोज कर निकाला है तो उसके पीछे पुलिस शूटर क्या गिरफ्त में आ पाए?
संजय, सवाल तो तब भी होंगे कि शूटर की तलाश आप तब से लेकर अब तक कर रहे हैं, थ्योरी का खुलासा भी कर दिया आपने कि यही एक वजह है रोड रेज, लेकिन क्या शूटर गिरफ्त में आ पाए? क्योंकि वही एक ऐसे शूटर्स की गिरफ्तारी एक कड़ी होगी जिससे ये साफ हो पाएगा कि सिर्फ और सिर्फ रोड रेज में हत्या की गई। देखिए, एक अपराधी देर रात पकड़ा गया है और इस मामले में जिसका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, वो अपराधी क्या शूटर है, इस बात की जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा सीनियर एसपी की तरफ से। संजय, उससे पहले एक सवाल यह भी है कि जब शुरू में इस हत्याकांड को, इस वारदात को जब अंजाम दिया गया था, तो एक बात सामने आई थी कि मुंगेर निर्मित पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। क्या अब भी पुलिस उस बयान पर कायम है या उसके जरिए भी कुछ कड़ियां जो है वो जोड़ने की कोशिश की गई? देखिए, मुंगेर निर्मित पिस्टल मिला है, ये तो सीसीटीवी फुटेज में ही आ गया था सामने, इसलिए इस बार इस थ्योरी को इंकार नहीं किया सकता। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने आधिकारिक तौर पे कभी भी ये नहीं कहा कि, चलिए संजय, हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई थी, कई तरह के सवाल भी उठे थे, सियासी बयानबाजी भी सामने आई थी, पटना में लॉ एंड ऑर्डर के लेकर सवाल भी उठे थे, लेकिन क्या यह माना जाए ये एक दबाव रहा, एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से पटना पुलिस लगातार जुटी रही और आज इस खुलासे पर पहुंच चुकी है? बेहद हाई प्रोफाइल मामला था रुपेश हत्याकांड, और इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में भी काफ़ी हलचल हुई थी, और इसी बहाने रुपेश हत्याकांड के बहाने सत्ताधारी दल पे सवाल भी खड़े किए गए थे। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी को अपने आवास से बुलाया था और इस पूरे मामले की जानकारी उनसे मांगी थी और बोला था कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा होना चाहिए कि अपराधी कौन है। लेकिन एक थोड़ी हैरानी होती है रुपेश हत्याकांड में जो बातें सामने आ रही है कि रोड रेज की घटना की वजह से रुपेश की हत्या हुई है। आपको याद होगा कि उस समय जब मामला काफ़ी उछला था तो उस समय पुलिस की तरफ से ये भी बयान आया था कि ये पेशेवर अपराधियों का काम हो सकता है। सवाल थोड़ा सा अलीम लग रहा है कि अगर रोड रेज जैसी मामूली घटना पर और पेशेवराना अंदाज में रुपेश की हत्या होती है तो पटना पुलिस आगे क्या कुछ कहने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन रोडरेज की घटना के बारे में जानकारी अब इस पर पटना पुलिस पे तब भी सवाल उठेंगे। सवाल ये उठेगा कि आपके पटना, राजधानी पटना, जहां पर पूरे सूबे की सरकार बैठ रही है, जहां पर आला अधिकारी बैठ रहे हैं, उस पटना में पेशेवर अधिकारी बड़े आराम से, धड़ल्ले से घूमते हैं और कोई भी इस रोड रेज का शिकार हो सकता है। देखिए विवाह, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए सवाल कुछ ऐसे हैं जिसका जवाब पटना पुलिस को भी देना होगा और सवाल इतना आसान भी नहीं है। सवाल है कि उस वक्त आपको याद होगा तमाम अधिकारियों के जो बयान चल रहे थे और पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो बयान आ रहे थे कि पेशेवर अपराधियों का काम हो सकता है। तो जिस तरीके से हत्या हुई थी रुपेश का, वो कोई अमूमन कोई छोटे मोटे अपराधी वैसे घटना को अंजाम नहीं देते हैं, क्योंकि घर के बाहर घुसकर रेकी करके और कई गोलियां मारी गई थी, सटा के मारी गई थी, दूर से मारी गई थी। तो वो जो तमाम घटनाएं हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज का नहीं मिलना उस वक्त भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा था कि इतने दिनों से अपराधी को पकड़ा नहीं गया। अब पटना पुलिस ये कह रही है कि रोडरेज की घटना में रुपेश की हत्या हुई है। लेकिन तो आनंद सवाल उठेंगे नहीं? आपको नहीं लगता, आपने भी कहा कि कहीं से मुनासिब नहीं लगता कि सिर्फ रोडरेज की घटना हो सकती है, तो ये साक्ष्य जुटा पाना सिर्फ एक सीसीटीवी के जरिए, शुरू में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उसमें अपराधियों की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई थी। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि वो शूटर्स कौन से लोग थे, उनकी पहचान कर पाना, उनको ढूंढ पाना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होगा? देखिए अब पुलिस को भी कई सवालों के जवाब खोजने हैं। सवाल के जवाब ये भी खोजने हैं कि क्या मात्र रोडरेज की घटना से हुई या फिर इसमें कौन से अपराधी शामिल थे और अपराधी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या था। देखिए मैं बार बार आपको बताने कर रहा हूँ कि रोडरेज की घटना की बात अभी सामने आ रही है और पटना पुलिस की तरफ से जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस को ये भी जवाब देना हो कि जिस सातिराना अंदाज में रुपेश की रेकी की गई, जैसा कि अभी जानकारी मिली थी कि नवंबर में रोडरेज की घटना हुई थी और जनवरी में इसकी हत्या होती है रुपेश की, तो 2 महीने का जो अंतराल था, कोई भी पेशेवर अपराधी हो वही इतना रेकी करता है और उस तरीके से आनंद आपको माफी चाह रही हूँ, रोक रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से ये आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये पूरा रोडरेज का वाकया 2 महीने पहले होता है और उसके बाद 2 महीने के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, पूरी तफसील से जानकारी ली जाती है, अपराधियों की तरफ से रेकी की जाती है और उसके बाद घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया? देखिए बिल्कुल, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि नवंबर में रोडरेज की घटना हुई थी और 2 महीने के बाद हत्या होती है, तो सवाल उठेंगे, सवाल कई तरह के उठेंगे।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पटना पुलिस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, पटना के एसएसपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें जो खुलासा करेंगे, उस खुलासे पे बहुत कुछ निर्भर रहता है। क्या वाकई उस समय रोड रेज की घटना हुई थी? रोड रेज की घटना से अपराधियों को क्या इतनी नाराजगी हो गई थी कि इतने क्रूरतम तरीके से रुपेश की हत्या हो गई, पेशेवराना अंदाज में हत्या हो गई? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं। और देखिए, एक बात तो और भी साफ है कि विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। रुपेश के परिवार वाले भी कह रहे थे कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, लेकिन इस बीच में पटना पुलिस का ये दावा कि रुपेश हत्याकांड में अपराधी पकड़े गए हैं। क्या अब इस खुलासे के साथ जब एसआईटीज का खुलासा भी करेगी तब भी हम क्या माने कि इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा? क्योंकि विपक्ष जहां पर इस पे सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, परिजन क्या इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि 2 महीने पहले रोड रेज की घटना होती है, 2 महीने के बाद ये शूट आउट किया जाता है, उसमें भी अपराधी जो शूटर हैं, क्या वो पुलिस की गिरफ्त में वही शूटर हैं? ये तमाम चीजें इस वक्त इतनी आसान और सहज नजर नहीं आ रही हैं। देखिए विपा, निश्चित तौर पे कई सवालों का जवाब देना होगा पटना पुलिस को। मैं वही बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विरोधियों को भी एक बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए पटना पुलिस जो बातें बता रही है और पटना पुलिस के सूत्र जो बता रहे हैं कि रोड रेज की घटना की वजह से रुपेश की हत्या हुई है, वो अभी उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या थी ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन पटना पुलिस इतने बड़े मामले को सिर्फ एक रोड रेज की घटना से जोड़ रही है, वो भी थोड़ा दिलचस्प है। तो बहरहाल अभी कुछ देर का इंतजार करना होगा। इंतजार करते हैं आनंद, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि शुरू में पुलिस ने यह कहा था कि ठेकेदारी से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। कई जगहों पर पुलिस गई, जिला प्रशासन से बातचीत की और ठेकेदारी को, टेंडर को निकाला गया। उसके बाद यह भी सामने आया कि पटना एयरपोर्ट पर पार्किंग को लेकर टेंडर का विवाद भी हो सकता है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद से आखिर कैसे पटना पुलिस ये तय कर पाई है कि इस हत्या को रोड रेज की वजह से अंजाम दिया गया है, या इस पूरे मामले पर जिस तरीके से दबाव था, उस दबाव में जल्दबाजी में यह खुलासा किया जा रहा है? आनंद, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए जैसे कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। इस मामले को सुलझाने की चुनौती पटना पुलिस के सामने थी, और जिस तरीके से राजधानी में जहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे सचिवालय हो, वीआईपी लोग हैं वो रहते हैं, वो विधानसभा वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर हो, वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाती है और देर शाम होती है। बहुत रात में भी नहीं होती, देर शाम की घटना है, लगभग 6:30 पौने 7 बजे के आसपास, और वहाँ पे अपराधी घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं और 15 दिनों तक पटना पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। आज पटना पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कल देर शाम। आनंद, जरा ये भी पटना पुलिस को बताना होगा कि अगर 2 महीने पहले रोड रेज की घटना होती है, 2 महीने के बाद हत्या को अंजाम दिया जाता है, तो शूटर उस जगह पर जाकर के शूट आउट करते हैं जहां पर भागने के लिए रास्ते नहीं है, ज्यादा पकड़े जाने का सबसे ज्यादा चांस नजर आता है। तो क्या ये माने कि अपराधियों ने भी 2 महीने के बाद, रेकी करने के बाद घर को ही चुना वहां शूट आउट करने के लिए? देखिए विभा, जिस सवाल को आप उठा रही है वही सवाल को मैं भी उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं भी ये जानना चाहता हूँ, और जो पटना के लोग थे, देश के लोग थे, जो रुपेश से निकटतम थे, जो रुपेश को जानते थे, और बिहार के सत्ता के गलियारे में भी ये सवाल का जवाब खोजा जा रहा था कि रुपेश की हत्या क्यों हुई। अब जब पटना पुलिस ये मात्र कर रही है कि रोड रेज की घटना से हुआ, और बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 महीने तक रेकी होती है, 2 महीने के बाद घर के बाहर पेशेवराना अंदाज में मर्डर होता है और कई गोलियां मारी जाती है, तो कोई छोटे मोटे अपराधी इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। पटना चलिए आनंद, इस बात का खुलासा लगातार हम करते रहेंगे। अब से थोड़ी देर बाद पटना पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसमें तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। न्यूज 18 लगातार कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और शुरू से ही इस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हर एक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहा, हर एक तह तक जाने की हमने कोशिश की है। और सबसे पहले आपको न्यूज 18 ने ही जानकारी दी कि आखिर रुपेश हत्याकांड के पीछे क्या वजह थी, और सबसे पहले हम आपको यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाएंगे, उससे तमाम सवालों के जवाब भी देंगे।
पल पल जो भी अपडेट्स आता रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, और वो तमाम सवाल जो आपके और हम सबके जहन में इस वक्त दौड़ रहे हैं कि क्या रोड रेज ही असल वजह थी जिस वजह से रुपेश सिंह की हत्या की गई, ये सवाल और इन सवालों पर इस वक्त बिहार की सियासत और गरमाएगी, वो प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने होंगी। फिलहाल बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। ये खबर जो है वो इंटर परीक्षा से जुड़ी हुई है। इंटर परीक्षा में कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसे लेकर बीएसईबी ने तमाम दावे किए हैं। दावे के बाद क्या हकीकत है उसकी तस्वीर हर रोज हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आज की तस्वीर जो है वो सख्ती के बावजूद इंटर की परीक्षा की है, जहां कदाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। आरा की ये तस्वीर, महाराजा कॉलेज सेंटर का हाल क्या है वो तस्वीरों के जरिए आप तक सामने है। इंटर के परीक्षार्थी चेकिंग के बहाने गेट से नहीं बल्कि दीवार फांदकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और किस लिए प्रवेश कर रहे हैं वो भी बताते चलें। कदाचार करने और कराने के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर लोग अपने अपने परीक्षार्थी को चीटिंग कराने की जुगत कैसे कर रहे हैं उसकी एक तस्वीर देखिए, जहां पर एक के एक ऊपर सवार होकर इस बाउंड्री वॉल को फांदकर ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं और कदाचार कराने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तब जब इसको लेकर कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर कई दावे और उन दावों के बाद कई प्रावधान भी हैं, जिनमें आपको 2000 रुपए का अर्थदंड लगेगा, 6 महीने की सजा भी भुगतनी होगी। इसके बावजूद हम सुधरने को नाम क्यों नहीं ले रहे, ये भी सवाल बना हुआ है। और इस सवाल का जवाब यहाँ परीक्षार्थियों के लिए जिन लोगों को तैनात किया गया है ताकि सुरक्षित माहौल में और कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके, वो कहाँ है, ये सवाल उन्हें भी जवाब देने होंगे। बिल्कुल, तो ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं। इंटर की परीक्षा की अगर बात करें तो इस तरह की तस्वीरें अक्सर आती हैं। आरा से ही एक और तस्वीर आ रही है जहां पर लगातार जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं, चीटिंग कराते हुए नजर आ रहे हैं। सख्ती की गई है लेकिन उसके बावजूद इंटर की परीक्षा में लगातार चीटिंग की जा रही है। आरा के एसबी स्कूल का ये वीडियो सामने आया है जहां परीक्षा दे रहे छात्रों को बाहर से चीटिंग कराई जा रही है। पहले पाली की परीक्षा के दौरान यह चीटिंग कराई जा रही है, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल उठेंगे क्योंकि इस तरीके की तस्वीरों के बाद शिक्षा विभाग, प्रशासन के वो तमाम दावे खोखले साबित होते हैं जब दावा यह किया जाता है कि इस बार की परीक्षा कदाचार मुक्त होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो देखिए, सिर्फ आरा की ये तस्वीर ही परेशान और हैरान नहीं करती है, बिहार की छवि को ये दागदार करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन इसके बावजूद हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ताकि वो छात्र, वो अभिभावक सजग हो जाएं, वो सचेत जाएं कि देखिए कदाचार करने के बाद अगर आप पकड़े जाते हैं तो पूरी तरह से आपका भविष्य अंधकार में ही होने वाला है। तस्वीरें आरा की जहां पर हरप्रसाद दास स्कूल का ये वीडियो इस वक्त वायरल होता हुआ, परीक्षा से ठीक पहले नकल के लिए चिट तैयार किया जा रहा है। देखिए कितनी तल्लीनता से ये छात्र जो हैं चिट यानी पुर्जियां बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये तल्लीनता, ये परिश्रम शायद परीक्षा की तैयारी के लिए किया जाता तो बिहार इन तस्वीरों को और ज्यादा प्रमुखता से दिखाता कि यहाँ के छात्र किस तरीके से परीक्षा को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन देखिए कदाचार की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये छात्र परीक्षा में पास होने के लिए इस रास्ते को अख्तियार कर रहे हैं और ये कहीं से भी जायज नजर नहीं आता। तो बिल्कुल इंटर में कदाचार मुक्त परीक्षा हो इंटर की, इसको लेकर तमाम कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की सख्ती की जा रही है, लेकिन फिर भी इसके सुधार नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन कई छात्रों को निष्कासित भी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके चीटिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि केंद्र के बाहर परीक्षार्थी नकल करने के हर एक उपाय को तलाश रहे हैं। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के समय उनकी तलाशी अच्छे से की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके बाहर से चीट पहुंचाई जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के समय उनकी तलाशी की जा रही है। छात्रों को, जो कई छात्र हैं वो सख्ती को सही भी बता रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सख्ती से अगर परीक्षा होगी तो सही छात्रों को सही नंबर मिलेंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि इंटर की परीक्षा में अभी तक 2 दिनों में कदाचार करने पर 53 छात्रों को निष्कासित किया जा चुका है। बावजूद उसके जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। जमुई के एकलव्य कॉलेज परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है सहयोगी केसी कुंदन ने। इंटर परीक्षा को कदाचार मुक्त करने के लिए तमाम निर्देश दिए गए हैं और उसका पालन भी होते हुए दिख रहा है। जैसा कि जमुई का एक केंद्र है जो एकलव्य कॉलेज का परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर जो परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं परीक्षा भवन में,
उनकी जांच की जा रही है कि उनके साथ कोई चीट पूर्जा है कि नहीं। हालांकि ऐसे कई छात्र मिले हैं, परीक्षार्थी मिले हैं जिनके पास चीट पूर्जा भी मिले हैं और जिनको जब्त कर लिया गया, बरामद किया गया है। और देख सकते हैं कि जूते खुलवा कर भी परीक्षार्थियों का जांच की जा रही है कि उनके साथ कोई चीट पूर्जा गया है कि नहीं। बता दें कि जो इंटर परीक्षा का पहला दिन जमुई जिले के अलग अलग केंद्रों पर 29 परीक्षार्थी निष्कासित हुए थे कदाचार करते हुए, जबकि दूसरे दिन 27 परीक्षार्थी कदाचार के मामले में निष्कासित किए गए थे। वैसे में जो निर्देश है जिला प्रशासन का, उसका सख्ती देखा जा रहा है यहाँ पर। और कुछ छात्र हैं, उनसे पूछेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जूते खोलना पड़ रहा है, बताइए क्या मानते हैं इसको? सर अच्छा फील तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, सर का काम है, चेक तो करना पड़ेगा। तो कदाचार मुक्त, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग चीट पूर्जा लेकर आते हैं, ये तो नहीं आना चाहिए ना। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन हर कोई थोड़ी ना लेकर आता, लेकिन एक के चक्कर में हर कोई फंसता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। ये कह रहे हैं कि एक के चक्कर में सब फंस रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी है, देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से आपकी चेकिंग हो रही है तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ठीक ये होना चाहिए एकदम। बहुत लोग चीट पूर्जा लेकर आ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। जैसे ये बोल रहे हैं कि जांच हो रही है, देख सकते हैं कि किस तरह से ये जांच हो रही है और बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। और एक और परीक्षार्थी, उनसे पूछेंगे। अच्छा, चीट पूर्जा आप लोग भी लेकर आ रहे हैं क्या? नहीं। तो बहुत सारे लोग लेकर आ रहे हैं, देखिए बहुत सारा बरामद हुआ है यहाँ पर। तो वो तो बहुत सारे लेके आते ही हैं। तो ये गलत है, सही है, क्या है? गलत है। तो आप क्या चाहेंगे कि लोगों से क्या कहेंगे और बाकी परीक्षार्थियों से? कि चीट पूर्जा नहीं लेके आना चाहिए, परीक्षा देना अपने दम पे दो। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। जैसा कि ये कह रहे हैं कि परीक्षार्थी को अपने ढंग से परीक्षा देना चाहिए, पढ़ के परीक्षा देना चाहिए, मेहनत के बल पर परीक्षा देना चाहिए, ये छात्रों का अपील है। लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं इसी केंद्र पर जो चीट पूर्जा जिनके पास से बरामद किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीट पुर्जा दिखाई दे रहा है, ज़मीन पर जो पड़ा हुआ है, देख सकते हैं कि इस तरह के चीट पुर्जा भी मिले हैं। अब एक बार फिर इस केंद्र पर जैसा कि साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जांच हो रहा है और बहुत सारे परीक्षार्थी ये कह रहे हैं कि गलत है, चीट पुर्जा लेकर नहीं आना चाहिए, कदाचार मुक्त परीक्षा देना चाहिए। लेकिन ऐसे छात्र बहुत से हैं जो चीट पुर्जा लेकर आते हैं। लेकिन वैसे भी कई छात्र हैं जो जूते खोलने के बाद जो जांच की जा रही है उसको बुरा मानते हुए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जरूरी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो कदाचार रोकने के लिए, कदाचार एक तरह से देखा जाए इंटर की परीक्षा में सही तरीके से कदाचार मुक्त परीक्षा हो, उसको रोकने के लिए कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। कदाचार करने पर 2000 रुपए का जुर्माना दिया जाना है, 6 महीने के जेल की सजा का भी प्रावधान है। इसके साथ ही आपको बता दें, जरूरत पड़ने पर सजा और जुर्माना दोनों साथ साथ हो सकता है। सख्ती है ये बीएसईबी की। परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जो कदाचार करता हो उसको पकड़ा जा सके। परीक्षा केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी के निर्देश हैं। फोटो स्टेट की दुकानों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही कदाचार की सूचना मिलने पर उस केंद्र की परीक्षा रद्द करने तक का निर्देश दिया गया है। तो ये तमाम निर्देश दिए गए हैं बीएसईबी की तरफ से। ये सख्ती है, बावजूद इसके लगातार कदाचार की तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।